आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर थर्ड में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है वहाँ पे ये मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो आज की जो न्यूज़ है वो है एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस या हिंदी में इसको बोलते हैं रोगाणु रोधी प्रतिरोध। हम लोग समझ लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था और हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये साइंस टेक का मेंस का भी पार्ट है और प्रीलिम्स का भी पार्ट है। और अभी 26 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग होनी है, तो वहाँ पे डब्ल्यूएचओ ने पहली बार एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस और एंटीबायोटिक पॉल्यूशन के लिए एक फ्रेमवर्क पब्लिश किया है। उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस होता क्या है और वो उसका इम्पैक्ट क्या है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, इससे कैसे बचा जाए या इससे बचने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस या इसी को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है कॉमन टर्म में, बट इसका जो एग्जैक्ट टर्म है वो एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस है। एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस समझने से पहले ये समझिए कि माइक्रोब्स क्या होता है, तब आप माइक्रोबायल रेजिस्टेंस समझ पाएंगे। सबसे पहले माइक्रोब्स समझना जरूरी होता है। देखिए माइक्रो ये नाम से ही पता है, माइक्रोब मतलब बहुत छोटे साइज का होगा। तो माइक्रोब्स ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ही छोटे साइज की होती हैं, जैसे बैक्टीरिया है जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ऐसे वायरस है, ऐसे फंगस है, पैरासाइट्स है। इन सबको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब ये ऑर्गेनिज्म क्या है, ये ह्यूमन बीइंग में अगर एंटर करें तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें से कभी कभी ह्यूमन बीइंग को फायदा भी पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ इसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो इससे कई तरह की इलनेस हो जाती है। अब इस इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए कुछ ड्रग्स यूज किए जाते हैं, उनको हम लोग एंटी माइक्रोबायल ड्रग्स बोलते हैं। जैसे वो ड्रग्स आते हैं, एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल ड्रग्स है, या एंटी फंगल ड्रग्स है, या एंटी पैरासाइटिक्स ड्रग्स। ये एंटीबायोटिक ड्रग्स मतलब जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए होता है, एंटीवायरल ड्रग मतलब जो वायरस को किल करने के लिए होता है, एंटी फंगल जो वायरस फंगल्स को ट्रीट करने के लिए होता है, एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स मतलब जो पैरासाइट्स को ट्रीट करने के लिए होता है। अब हमने माइक्रोब समझ लिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ लिया, एंटी माइक्रोबायल ड्रग समझ लिए। अब हम समझते हैं एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस होता क्या है एक्चुअल में। देखिए जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इलनेस होती है बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या पैरासाइट की वजह से, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए एंटी माइक्रोबायल ड्रग्स दिए जाते हैं। अब होता क्या है कि ये जो एंटी माइक्रोबायल ड्रग्स जो दिए जाते हैं, वो ड्रग्स जो होते हैं वो अब उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट ही नहीं करते हैं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म में कुछ ऐसे चेंजेस आ गए हैं कि ये एंटी माइक्रोबायल ड्रग्स अब आप देते हैं तो ह्यूमन बॉडी पे उसका इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। मतलब वो रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, ये इन्होंने अपने आप को इतना रजिस्ट कर लिया है कि इनके ऊपर ड्रग्स का इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता है। तो जब ये कंडीशन आ जाती है कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो अपने आप को ऐसे इवॉल्व कर ले कि उस पे एंटी माइक्रोबायल ड्रग्स का इम्पैक्ट ही ना पड़े, तो उस कंडीशन को एंटी माइक्रोबायल कंडीशन बोला जाता है। मतलब जैसे आप एंटीबायोटिक ड्रग्स ले रहे हैं, अब वो एंटीबायोटिक ड्रग्स आपके बॉडी पे इफेक्ट ही ना करे, काम ही ना करे। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया आपके बॉडी में है वो इतना इवॉल्व होकर रजिस्ट हो गया है कि उस पे वो एंटीबायोटिक ड्रग काम ही नहीं कर रही। तो इस तरह की कंडीशन आती है तो उसको एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस बोला जाता है। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले इसका रीजंस देखते हैं कि ये क्यों होता है एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस। तो नेचुरली भी होता है, ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा मैन मेड है, नेचुरली भी हो सकता है। जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कोई भी है, तो ये उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो अपना एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है। हर ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वो लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करे। जैसे हम लोग हैं तो हमारी बॉडी में कुछ इम्यूनिटी होती है, तो बाहर से कोई एंटीजन बॉडी में आता है तो उससे हमारी बॉडी का डब्ल्यूबीसी फाइट करता है। ऐसे ही हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म अपने आप को ऐसे इवॉल्व करता है कि नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप हो जाए और उसके ऊपर कोई ड्रग काम ना करे। तो एक तो ये हो गया कि ये नेचुरल प्रोसेस है कि वो खुद से इवॉल्व करके एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म बना लेता है, जिसके बाद उसके ऊपर कोई ड्रग काम नहीं करता है।
एक जो इसका सबसे बड़ा रीजन है, जो मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स है ना, या ओवर यूज ऑफ एंटी माइक्रोबायल्स फॉर द ह्यूमंस, ये इसका सबसे बड़ा रीजन है। हालांकि ऐसा नहीं कि यही सिर्फ रीजन है, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ड्यू टू विच एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस अकर्स इन ह्यूमन बीइंग। कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि इसे टीबी का ट्रीटमेंट है, जिसको एटीटी बोलते हैं, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट। अब टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है। अब होता क्या है, जब आप 1 महीने टीबी का मेडिसिन ले लेंगे तो आपका जो टीबी का सिम्टम है बॉडी से, वो खत्म होने लगता है। अब पेशेंट को ये लगता है कि वो ठीक हो गया है, तो वो मेडिसिन लेना छोड़ देता है। बट होता क्या है कि अभी उसके बैक्टीरिया वीक हुए होते हैं, पूरी तरह से खत्म नहीं हुए होते हैं। फिर से जब उसको दोबारा टीबी हो जाती है तो उसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बोलते हैं, क्योंकि अब उस पर कुछ दवाएं जो पहले काम कर रही थी अब काम नहीं करेंगी। ऐसे आपने देखा होगा किसी को कॉमन कोल्ड होता है या फ्लू होता है, तो कोल्ड और फ्लू क्या है, ये वायरल डिजीज है ना। जैसे आपको कोल्ड हो या फ्लू हो या सर्दी हो तो आपको एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी जनरल परसेप्शन मार्केट में क्या रहता है कि लोगों को कोल्ड हुआ या फ्लू हुआ तो वो जाते हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन ले लेते हैं। तो मतलब मेडिसिन या एंटीबायोटिक का ओवर यूज हुआ। अब इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी बॉडी जो होती है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उस एंटीबायोटिक के लिए अपने आप को रेजिस्टेंस बना लेते हैं। बट अगली बार जब उसको सच में एंटीबायोटिक मेडिसिन की जरूरत होती है तो पता चला वो एंटीबायोटिक मेडिसिन उसकी बॉडी में काम ही नहीं कर रहा है। इसीलिए जब भी फ्लू हो या कॉमन कोल्ड हो या कोई वायरल डिजीज हो तो एंटीबायोटिक मेडिसिन अवॉइड करना चाहिए। बट होता क्या है कि इंडिया में ज्यादातर मेडिसिन जो होते हैं लोग डॉक्टर को दिखाए बिना मेडिकल शॉप से ले लेते हैं, है ना। मेडिकल स्टोर पे गए, उन्होंने कहा सर्दी है भैया दवा दे दो, तो वो दवा दे देता है, उसमें एंटीबायोटिक मिला देता है। और वो धीरे धीरे एंटीबायोटिक का ओवरडोज हो जाता है। फिर जब उसको सच में एंटीबायोटिक की जरूरत होती है तो पता चला वो एंटीबायोटिक मेडिसिन उसकी बॉडी पे रेजिस्टेंट। नेक्स्ट जो है वो है वाटर रिलीज। होता क्या है, जैसे 80% एंटीबायोटिक ड्रग्स जो है इंडिया में, ये बिना अनमेटाबोलाइज्ड हुए ही वो रेजिस्टेंट बन जाते हैं। होता क्या है कि जैसे घर से हमारे कुछ पानी निकलता है या कचरा निकलता है जो सीवेज में जाता है, या एग्रीकल्चर फील्ड से जो रन ऑफ होता है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी हम कई तरह के एंटीबायोटिक यूज करते हैं। तो एग्रीकल्चर फील्ड हुआ या हाउस होल्ड हुआ, वहां से जो भी एंटीबायोटिक ड्रग्स है उसका रेसिड्यू निकल के चला जाता है वाटर बॉडी में या किसी दूसरे फील्ड में, और फिर वो उसी के थ्रू ह्यूमन बॉडी में जाता है। तो ना चाहते हुए भी एंटीबायोटिक जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है। ये अननोइंगली होता है, ये जानबूझ के नहीं। जैसे ये एंटीबायोटिक्स का जो ओवर यूज करते हैं वो तो जानबूझ के किए या अनजाने में नहीं जानते हैं, लेकिन मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, उनकी बॉडी में से हाउस होल्ड के थ्रू कोई वेस्ट निकला या एफ्लुएंट निकला, या एग्रीकल्चर का रन ऑफ है, या इंडस्ट्री से जो सीवेज निकलता है, उन सब में भी एंटीबायोटिक ड्रग्स के रेसिड्यू पाए जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे वाटर बॉडी में, सॉइल में, उसके थ्रू फूड चेन होते हुए ह्यूमन बॉडी में आ जाते हैं। अगला जो इसका इंपॉर्टेंट रीजन है वो है इनइफेक्टिव वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। जैसे इंडिया में क्या होता है, वेस्ट वाटर जो होता है इसका बिना ट्रीटमेंट किए उसको छोड़ दिया जाता है सीवेज में। अब एक स्टडी हुई थी कि जो ये वेस्ट वाटर का डिस्चार्ज है, एक सिंगल वेस्ट वाटर डिस्चार्ज जो निकलता है, वो उसमें इतना ज्यादा एंटीबायोटिक होता है कि अगर उसको सही से यूज किया जाए तो 40,000 पीपल का डेली उससे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। आप इसकी सीवियरिटी देखिए कि 40,000 पीपल का डेली जो ट्रीटमेंट हो सकता है वो हमारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में उतना ज्यादा एंटीबायोटिक का रेसिड्यू बचा रहता है। ये जाता है फिर बॉडी में जाके वो उसको बार बार बॉडी उसको अडॉप्ट करती है, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने आप को रजिस्ट कर लेता है, वो इवॉल्व करता है, फिर वो रजिस्ट हो जाता है। एक और इसका जो बड़ा रीजन है वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मतलब एनवायरनमेंट में कई तरह के पॉल्यूशन है, जैसे वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। इन सब पॉल्यूशंस के थ्रू भी क्या होता है, एंटीबायोटिक के जो रेसिड्यूज होते हैं या एंटीमाइक्रोबायल ड्रग्स होते हैं वो किसी हिसाब से ह्यूमन बीइंग के फूड चेन में आ जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे उसका ओवर यूज बढ़ता जाता है ह्यूमन बॉडी में, फिर वो एंटीमाइक्रोबायल रेजिस्टेंस में डेवलप हो जाता है। एक लास्ट जो इसमें है अदर रीजन करके, उसमें अदर रीजन में कई सारे रीजन है,
जैसे प्रॉपर सैनिटेशन और हाइजीन ना होना। जैसे इंडिया में क्या होता है, कई तरह की मास बाथिंग होती है ना। मास बाथिंग मतलब कि ग्रुप में लोग नहाते हैं। अब होता क्या है, उसमें कई तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये जो होते हैं एक ह्यूमन बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी में चले जाते हैं। अब जैसे कोई जाके मतलब होली रिवर में नहाना, होली रिवर में वहां जाके नहाना जहाँ वो पानी बिल्कुल प्योर है, वो समझ में आता है। लेकिन पानी कई जगह पे बहुत गंदा हो चुका होता है, वहां पे भी लोग जाके नहाते हैं और उस पानी में पता चला एंटीबायोटिक्स या एंटी माइक्रोब्स हैं, वो बॉडी इनहेल करती है, फिर वो भी रेजिस्टेंट में डेवलप हो जाती है। ऐसे कुछ लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं। स्विमिंग पूल अगर हाइजीनिक है तो अच्छी बात है, नहीं हाइजीनिक है तो वहां पे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इंडिया में एक बड़ा रीजन है मास बाथिंग, उसकी वजह से भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाता है, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस होता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, क्यों ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस जो है उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं या वो इतना ज्यादा न्यूज में क्यों आता है। तो सबसे बड़ा जो उसका इम्पैक्ट पड़ता है वो ह्यूमन बॉडी के हेल्थ पे पड़ता है। इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ, कैसे इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ पे। जैसे आप मान लीजिए अभी कॉमन कोल्ड हुआ या फ्लू हुआ तो आपने एंटीबायोटिक ले लिया, उस टाइम आपके बॉडी को नीड नहीं थी एंटीबायोटिक की, लेकिन अब आपके बॉडी में जो बैक्टीरिया फंगस होगा वो क्या करेगा, वो अब उस ड्रग की वजह से अपने आप में नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करेगा कि अगली बार वो सरवाइव कर ले। तो अगली बार जब आपको सच में नीड होती है एंटी माइक्रोबायल ड्रग्स की, एंटीबायोटिक्स की, तो पता चला वो अब उस पर काम नहीं कर रहा है। तो इससे क्या होगा, जो आपका डिजीज है वो स्प्रेड हो जाएगा, उसका खतरा बढ़ा रहता है, आपकी सीवियर इलनेस हो सकती है। या अगर आपकी बॉडी हर तरह के एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबायल ड्रग से रेजिस्टेंट हो गई है तो हो सकता है आपकी डेथ भी हो जाए। कई सारे पेशेंट की डेथ होती है एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस से। जैसे जिनका टीबी है, अब टीबी एक बार रेजिस्टेंट हुआ तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हुआ, अगली बार रेजिस्टेंट हुआ तो टोटल ड्रग रेजिस्टेंट हो गया, अब पता चला उस पर टीबी की कोई दवाई नहीं काम कर रही है तो उसकी डेथ हो जाती है। अगला क्या है, ये सर्जरी वगैरह जब होती है या कैंसर पेशेंट होते हैं, उनके ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स ड्रग की बहुत ज्यादा नीड होती है कि वो बॉडी में इन्फेक्शन ना हो। तो पता चला आपकी बॉडी पहले से ही एंटीबायोटिक ड्रग को लेकर रेजिस्टेंट है, एंटी माइक्रोबायल ड्रग को लेकर रेजिस्टेंट है, तो आपकी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, क्योंकि सर्जरी के बाद बॉडी में इन्फेक्शन का डर रहता है, बैक्टीरियल, फंगल या वायरल। अब हो सकता है आपने पहले से ही बॉडी में आपके बैक्टीरिया, फंगस, वायरस इन्होंने रेजिस्टेंट डेवलप कर रखा हो, इवॉल्व कर रखा हो, तो मतलब सर्जरी के बाद आप पे ऊपर वो मेडिसिन काम ही नहीं कर रही है, या आपको कैंसर हो गया या आपको किडनी डिजीज कोई हो गई, इसमें ढेर सारे एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। एक इसका इकोनॉमिक बर्डन भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हेल्थ बर्डन। इकोनॉमिक बर्डन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि आप बीमार हुए, तो बीमारी का ट्रीटमेंट करवाएंगे तो वो कॉस्ट तो लगेगी, वो तो आपका एक्सपेंडिचर हुआ ही, और ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब आप इसके लिए कोई थर्ड पार्टी आपको पे नहीं कर रही अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है तो मोस्टली इंडिया में लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। अब वो पता चला कि बीमार हुआ तो उसका हेल्थ केयर कॉस्ट भी बढ़ा, हेल्थ केयर पे जो एक्सपेंडिचर है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में उसका जो कंट्री है उस कंट्री के जीडीपी में भी लॉस होगा। और हो सकता है अगर ये ग्लोबल लेवल पे फैल जाए एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस तो ग्लोबल जीडीपी में भी लॉस होगा। कैसे, देखिए बीमार है आदमी तो वो अब काम पे नहीं जा पाएगा, तो डेली वो जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा था वो कंट्रीब्यूशन उसका डिक्लाइन होने लगेगा, क्योंकि वो बीमार है, और बीमार होने के साथ जब उसके पास इलनेस रहेगी उसको कोई, तो वो उसके एक्सपेंडिचर जो है वो ट्रीटमेंट पे भी जाएगा। तो ट्रीटमेंट पे एक्सपेंडिचर गया वो तो गया ही, साथ में क्या हुआ, जो वो वर्क पे जाता था डेली काम पे, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती थी, वो काम भी नहीं कर रहा है तो जीडीपी भी डिक्लाइन होगी। तो इसका हेल्थ इंपैक्ट भी है और इकोनॉमिक इंपैक्ट भी है। अगला हम लोग देख लेते हैं इसको रोकने के लिए क्या क्या इंटरवेंशन किए जा रहे हैं नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूएन की एजेंसीज हैं वो इसको रोकने के लिए बहुत काम करने का प्रयास कर रही हैं। जैसे अभी न्यूज में था कि यूनाइटेड नेशन की कई सारी एजेंसी एक साथ मिलकर वन हेल्थ एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस ग्लोबल एक्शन प्लान बना रही हैं। मतलब एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस को कैसे टैकल किया जाए, कैसे प्रिवेंट किया जाए कि वो ह्यूमन में, एनिमल में और प्लांट में अफेक्ट ना करें, तो उसके लिए क्या बन रहा है, वन हेल्थ एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस ग्लोबल एक्शन प्लान, ये यूएन एजेंसी बना रही है। अगला जो है इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट
ये एनवायरमेंटल डायमेंशन को हैंडल करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिससे कि एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस ना हो, उस पे काम कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों। साथ में अगर हम देखेंगे तो इसके जो हॉट स्पॉट है, हॉट स्पॉट मतलब होता है कि जहां से इसका डर ज्यादा रहता है एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस होने का, उसको हॉट स्पॉट बोलते हैं। जैसे आप बायोडायवर्सिटी में हॉट स्पॉट पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पे कहाँ पे, जहाँ पे थ्रेट ज्यादा है, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस कहाँ से ज्यादा हो सकता है, तो हॉस्पिटल से ज्यादा हो सकता है, या मैन्युफैक्चरिंग जहां होती है ड्रग्स की वहां पे ज्यादा हो सकता है, या जहां पे वेस्ट ट्रीटमेंट ज्यादा हो रहा है वहां पे ज्यादा हो सकता है। तो इन जगहों पे स्पेशल मेजर्स लिए जा रहे हैं कि एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस न डेवलप होने पाए। फिर नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ये दोनों याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए एनवायरनमेंट के थ्रू या पोल्यूशन के थ्रू भी फैलता है, तो इसलिए दोनों मिनिस्ट्री मिलकर काम कर रही है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट भी। इन्होंने क्या है, एक इंटर मिनिस्ट्रियल स्टीयरिंग कमेटी बनाई है। कौन सी कमेटी ने मिलके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट दोनों ने मिलके एक इंटर मिनिस्ट्रियल स्टीयरिंग कमेटी बनाई है, जिससे एनवायरनमेंट पे, हेल्थ पे, इन सब के रिस्पेक्ट में WHO और यूनेप के रिप्रेजेंटेशन के साथ काम किया जा सके कि एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस को कम किया जा सके। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का खुद का इनिशिएटिव है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक ड्राफ्ट बनाया है जिसमें क्या करना होगा कि जो 121 एंटीबायोटिक्स हैं उनके रेसिड्यू में एक लिमिट सेट कर दिया जाए कि उससे ज्यादा रेसिड्यू ना जाने पाए, क्योंकि जो एंटीबायोटिक का रेसिड्यू है वही फिर क्या होता है, एफ्लुएंट के थ्रू या वाटर डिस्चार्ज के थ्रू या इंडस्ट्री से या मैन्युफैक्चरिंग से जो एफ्लुएंट्स निकलते हैं, जो वाटर निकलता है अनट्रीटेड वाटर, उसी में इसका रेसिड्यू पाया जाता है। तो उसका रेसिड्यू कम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने लिमिट सेट कर रखा है कि 121 एंटीबायोटिक्स के जो लिमिट्स हैं, एंटीबायोटिक के जो रेसिड्यू हैं उनकी लिमिट को सेट कर दिया जाए कि उससे ज्यादा का रेसिड्यू उसमें ना पाया जाए। तो ये एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस में मेंस में इतना लिखने को आ सकता है आपको, इसलिए मैंने इसको पूरा बता दिया है। बाकी प्रीलिम्स में आप ये ध्यान रखिएगा कि ये होता क्या है एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, और ये जो एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस है ये जिसकी वजह से डेवलप होता है उसको सुपर बग भी बोलते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर एग्जाम में सुपर बग दे दे कि सुपर बग क्या होता है, तो एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस का ही कॉन्सिक्वेंस है सुपर बग। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। थैंक यू।